हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ क्या होता है, व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ होता है हमारा नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू। बेसिकली जब भी हमारे किसी स्पेसिफिक टिश्यू का साइज इंक्रीज होता है या उसका मास इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। जो हमारी बेसिक सेल डिवीजन होती है उसको भी हम ग्रोथ बोलते हैं। जब कोई स्पेसिफिक सेल डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो सेल ग्रो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होता है हमारा, डेवलपमेंट होता है हमारा मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस। कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन या कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू जब अपना फंक्शन फुल एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर पाता है तब हम उस स्पेसिफिक टिश्यू को या उस ऑर्गन को बोलते हैं कि वो डेवलप हो चुका है, वो ऑर्गन मैच्योर हो चुका है, वो अपना काम अच्छे से कर पा रहा है। तो ये तो हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ बेसिकली क्या है, किसी भी सेल का अमाउंट, मतलब किसी भी टिश्यू में सेल का अमाउंट जब इंक्रीज होगा, जब वो टिश्यू का साइज इंक्रीज होगा या टिश्यू का मास इंक्रीज होगा, और वो कैसे होगा, सेल डिवीजन से, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट होता है कि कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू अपना फंक्शंस कितनी अच्छे से, कितनी एफिशिएंसी से परफॉर्म कर पाता है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जो कि चिल्ड्रन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है प्रीनेटल फैक्टर। तो हम जानेंगे पहले प्रीनेटल फैक्टर मींस, प्रीनेटल फैक्टर हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि चाइल्ड की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, बट वो फैक्टर्स हमारे चाइल्ड की बॉर्न होने से पहले उसकी ग्रोथ को, मतलब उसकी ग्रोथ को जो डिपेंड करते हैं अपने ऊपर। जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर चाइल्ड की ग्रोथ डिपेंड करती है, बट वो फैक्टर्स चाइल्ड के बॉर्न होने से पहले के जो फैक्टर्स होते हैं जो ओवरऑल उसके फीटल्स डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स, जो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और वो ग्रोथ कौन सी होती है, प्रीनेटल ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है जेनेटिक पोटेंशियल। तो जेनेटिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके जो जीन्स है, उनके जीन्स का जो पोटेंशियल है कि कोई स्पेसिफिक चिल्ड्रन है, उसकी जो हाइट है, जो उसका कलर है, ये सब उसके पेरेंट्स के जीन्स पे डिपेंड करता है। जितने अच्छे पेरेंट्स के जीन्स होते हैं उतने अच्छे उस स्पेसिफिक चाइल्ड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि टॉल पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होंगे वो टॉल होंगे, और जो शॉर्ट पेरेंट्स होंगे उनके चिल्ड्रन शॉर्ट होंगे। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक पोटेंशियल। सेकंड फैक्टर आता है हमारा जेंडर। तो बॉयज के अंदर जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है, काफी रैपिड होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और बॉयज के अंदर जो हाइट होती है और बॉडी का जो फिजिकल कैरेक्टर्स होता है, लाइक जो बॉडी का वेट है, बॉडी की हाइट है, जो फिजिक है, जो मसल डेवलपमेंट है, मसल ग्रोथ है, वो भी गर्ल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। थर्ड फैक्टर आता है हमारा फीटल हार्मोन। तो फीटल हार्मोन बेसिकली क्या होता है, जो फीटस होता है वो अपने फीटल टाइम पीरियड में, अपने जेस्टेशन लाइफ पीरियड में कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करता है, और वो उन हार्मोन्स के सिक्रीशन से, उन हार्मोन के जब सिक्रीशन अच्छा होता है तभी फीटस की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर वो हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट नहीं हो पाते तो फीटस की ग्रोथ भी खराब हो जाती है। तो कौन कौन से वो हार्मोन्स होते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है थायरॉक्सिन सिक्रीटेड बाय फीटस एट 12th वीक ऑफ जेस्टेशन एंड इंसुलिन बोथ हेल्प इन टिश्यू एक्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो जो हमारा थायरॉक्सिन है और जो हमारा इंसुलिन है, दोनों के दोनों 12th वीक ऑफ जेस्टेशन पर सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों का काम क्या होता है, टिश्यू के अंदर डिवीजन कराना, टिश्यू के अंदर मतलब बेसिकली सेल की डिवीजन कराना, सेल ग्रोथ को प्रमोट करना। और जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, वो हमारा ऑर्गन की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, लंग हो गया, जीआईटी हो गया, इन सब ऑर्गन्स को मैच्योर करने में किसका काम होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। तो ये हो गए हमारे फीटल हार्मोन्स जिनके कारण ग्रोथ अफेक्ट होती है। अब इनमें से कोई भी हार्मोन अगर कम सिक्रीट होगा, कम फॉर्म होगा, तो जो फीटस की ग्रोथ है वो भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है फीटल ग्रोथ फैक्टर। तो फीटल ग्रोथ फैक्टर क्या है, कुछ हमारे ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि फीटस के अंदर सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि दीज फैक्टर्स मेनली वर्क ओवर द सेलुलर लेवल बाय स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग द सेल ग्रोथ। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल की ग्रोथ को या तो स्टिमुलेट कर देते हैं या फिर उसे इनहिबिट कर देते हैं। अब दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर और दूसरे होते हैं हमारे इनहिबिटरी फैक्टर। तो स्टिमुलेटरी फैक्टर्स के अंदर आता है हमारा IGF-1, IGF-2। IGF-1 होता है हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड IGF-2 होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। ये जो दोनों ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये हमारे सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा EGF। EGF होता है हमारा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और TGF अल्फा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ये भी हमारे दोनों स्टिमुलेटरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि फीटस में ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है PDGF। PDGF होता है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये भी एक स्टिमुलेटरी फैक्टर है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आता है FGF। FGF होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो FGF भी एक स्टिमुलेटरी फैक्टर है जो कि ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब हम बात करते हैं इनहिबिटरी ग्रोथ फैक्टर्स की। तो इनहिबिटरी ग्रोथ फैक्टर्स में आता है हमारा TGF बीटा। तो ये जो लास्ट वाला है TGF बीटा, सिर्फ यही एक हमारा इनहिबिटरी ग्रोथ फैक्टर होता है। TGF मींस होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा।
तो ये हमारा इनहिबिटरी होता है, जबकि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा हमारा स्टिमुलेटरी होता है। तो इन फैक्टर्स से भी हमारी फीटस की ग्रोथ जो होती है वो अफेक्ट होती है। अब जो स्टिमुलेटरी फैक्टर्स होते हैं, अगर वो ज्यादा सिक्रीट होंगे, ज्यादा अमाउंट में होंगे, तो वो सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। और अगर इनहिबिटरी वाले ज्यादा हो गए तो हमारी ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। कुछ और एडिशनल इनहिबिटरी फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इनहिबिन, जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लासेंटल फैक्टर्स। तो जो प्लासेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये भी हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फीटस में प्लासेंटा की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अब ये चीज हमें सबको मालूम है कि जो प्लासेंटा होता है वो ही फीटस में और मदर के बीच में न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो जितने अच्छे से हमारा प्लासेंटा डेवलप होगा, जितना वेल डेवलप्ड प्लासेंटा होगा, उतनी अच्छी ही ग्रोथ होगी। तो फीटस की जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लासेंटा के डेवलपमेंट से। मतलब कि जितना ज्यादा हमारा प्लासेंटा डेवलप होगा, उतनी ज्यादा हमारे फीटस की ग्रोथ भी होगी। तो दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे से प्लासेंटा डेवलप होगा, उतना ज्यादा अच्छे से वो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। जितने अच्छे से न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होगा, उतनी अच्छी फीटस की ग्रोथ होगी। तो यही सारी चीजें इसमें मेंशन है कि जैसे जैसे जेस्टेशन पीरियड एडवांस होता है, वैसे वैसे जो टोटल सरफेस एरिया होता है प्लासेंटा का, जो विलाय सरफेस एरिया होता है प्लासेंटा का, वो इंक्रीज होता है। जो हमारा प्लासेंटा होता है उसके अंदर विलाय होते हैं, और उन विलायस का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। तो जितना ज्यादा जैसे जैसे जेस्टेशन पीरियड एडवांस होता है, वैसे वैसे विली सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है। उसके अलावा जो डिफ्यूजन डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। मींस कि जो हमारा प्लासेंटा है उसके अंदर जो डिफ्यूजन डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये कम हो जाता है। मींस कि जो न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट है वो काफी कम टाइम में हो पाता है। मीन जितने कम समय में न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होगा उतना अच्छा होगा, उतनी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, और चाइल्ड की जो ग्रोथ है, जो ओवरऑल फीटस की ग्रोथ है, वो भी इंक्रीज होगी। थर्ड, फीटल कैपिलरी डायलेट। जो फीटस की कैपिलरी होती है वो भी डायलेट होने लगती है एडवांस जेस्टेशन पीरियड के अंदर। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है? ओवरऑल न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि जितना ज्यादा वेल डेवलप प्लासेंटा होगा, उतना ही ज्यादा अच्छे से फीटस ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास मैटरनल फैक्टर। तो मैटरनल फैक्टर बेसिकली क्या होता है? वो फैक्टर जो कि मदर पर डिपेंड करता है। मीन मदर की जो ओवरऑल हेल्थ है उसके ऊपर भी फीटस की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो मदर की जो खुद की फीटस हेल्थ थी, मतलब जब मदर खुद एज अ फीटस थी उनके चाइल्ड पीरियड में, जब वो खुद फीटस थी, तो मदर की जो फीटस, मतलब मदर जब खुद फीटस थी तब उनकी ग्रोथ कैसी थी, और मदर की जो चाइल्डहुड ग्रोथ थी उस पर भी डिपेंड करती है फीटस की ग्रोथ। मीन्स जो मदर है वो अपने चाइल्डहुड पीरियड में उनकी ग्रोथ कैसी रही, उस पर भी रिफ्लेक्ट करती है उनके फीटस की ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट इनटेक। जो मदर का न्यूट्रिएंट है, जो मदर का डाइटरी इनटेक है, वो कैसा है? अगर वो न्यूट्रिशनल फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट उन्हें मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट अगर उन्हें मिलेंगे तो फीटस को भी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मदर के न्यूट्रिएंट इनटेक पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बॉडी कंपोजिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एज। बेसिकली बॉडी कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मदर ही मैल न्यूट्रिशन होंगी, उनकी जो बॉडी का कंपोजिशन है वो अच्छा नहीं होगा, उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का अमाउंट अगर इरेगुलर होगा, कम होगा, तो उससे भी फीटस की ग्रोथ अफेक्ट होगी। नेक्स्ट आता है एज। तो बेसिकली एज का फैक्टर ऐसे होता है कि जितनी ज्यादा एज होती है, जितनी ज्यादा एज होती है मदर की, उतना ही फीटस की ग्रोथ जो होती है वो पुअर होती है। फीटस की जो ग्रोथ है वो पुअर होती है उतनी, जितनी ज्यादा मदर की एज होती है। मदर की एज अगर बहुत कम होगी तो भी फीटस की ग्रोथ अफेक्ट होगी, और बहुत ज्यादा होगी तो भी फीटस की ग्रोथ होगी। तो एक टाइम पीरियड होता है जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है। अगर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर प्रेगनेंसी होगी तो ही वो एक इफेक्टिव प्रेगनेंसी कंसीडर करी जाएगी। अगर बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है या बहुत लेट प्रेगनेंसी है, तो दोनों ही प्रेगनेंसी के केस में फीटस की ग्रोथ अफेक्ट करती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास हाई पैरिटी, अनीमिया, ड्रग अब्यूज एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। तो हाई पैरिटी मींस कि अगर कोई फीमेल बहुत बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी वजह से भी उनके फ्यूचर में जो वो चाइल्ड बर्थ देंगे, तो उस फीटस की ग्रोथ अफेक्ट होगी। नेक्स्ट, ड्रग अब्यूज और अनीमिया। जो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है उसको, उस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। तो जब अनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा बॉडी के अंदर, या फिर फीमेल किसी भी स्पेसिफिक ड्रग का कंजम्पशन कर रही है, तो उसकी वजह से भी फीटस की ग्रोथ अफेक्ट होती है। उसके अलावा हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, कोई भी क्रॉनिक डिजीज, ये सब भी फीटस की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये सारे हमने प्रीनेटल फैक्टर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट नेटल फैक्टर्स के बारे में। पोस्ट नेटल फैक्टर्स मींस ऐसे फैक्टर्स जब चाइल्ड बॉर्न हो जाता है उसके बाद जो फैक्टर्स अब चाइल्ड की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो फैक्टर्स चाइल्ड की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं पोस्ट नेटल फैक्टर्स। तो सबसे पहले आता है इसमें भी हमारा जेंडर।
तो जेंडर की बात अगर हम करें तो प्यूबर्टी फर्स्ट अकर इन गर्ल्स, हाउएवर देयर मीन हाइट एंड वेट आर लेस देन बॉयज। तो जो प्यूबर्टी है वो फीमेल्स में मींस गर्ल्स के अंदर अर्ली आ जाती है, जल्दी फीमेल्स में प्यूबर्टी आ जाती है, और वही प्यूबर्टी बॉयज के अंदर काफी लेट आती है, मीन जैसे अराउंड 11 टू 12 ईयर की एज में फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, पर बॉयज के अंदर प्यूबर्टी आने में 12 टू 14 ईयर्स लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्यूबर्टी है, जो अर्ली प्यूबर्टी अगर आएगी तो उससे क्या होगा, ग्रोथ अफेक्ट होगी, क्योंकि प्यूबर्टी अगर जल्दी आ गई तो उससे क्या होगा, जो ग्रोथ होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्यूबर्टी मीन्स कि जो हमारे बॉडी है वो मैच्योर हो रही है, हमारे जो बॉडी के जो स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स है, जो बॉडी के मल्टीपल सिस्टम है, लाइक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमारे डेवलप होते हैं। तो प्यूबर्टी जब आती है तो ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि प्यूबर्टी के अंदर जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है, लाइक जो हमारी हाइट है, वेट है, ये सब उस टाइम पे क्या होता है, मींस वेट तो नहीं, पर जो हाइट होती है वो प्यूबर्टी की एज पे आके रिड्यूस हो जाती है। तो फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी जल्दी आती है, इसका मतलब क्या है कि फीमेल्स के अंदर जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी जल्दी। तो फीमेल्स के अंदर अराउंड 16 टू 18 ईयर्स के अंदर अंदर ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, जबकि बॉयज के अंदर 20 से लेके 22 ईयर्स तक ग्रोथ चलती है। तो ओवरऑल बॉयज के अंदर जो हाइट एंड जो उनकी फिजिकल जो उनकी फिजिक है वो 20 से 22 ईयर्स के बीच तक डेवलप होती है, और फीमेल्स के अंदर 16 टू 18 ईयर्स में ही ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, क्योंकि इनमें प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर अभी हमने डिस्कस करा, जो पेरेंट्स के जीन्स हैं उस पर ऑफकोर्स चाइल्ड की ग्रोथ डिपेंड करती है। अगर पेरेंट्स टॉल हैं तो चाइल्ड भी टॉल होता है, पेरेंट्स के अंदर अगर ग्रोथ जल्दी हुई है उनके चाइल्डहुड पीरियड में, तो उनके चिल्ड्रन के अंदर भी चाइल्डहुड पीरियड में ग्रोथ जल्दी होगी। उसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जीन म्यूटेशंस होते हैं जिनकी वजह से पोस्टनेटल चिल्ड्रन की ग्रोथ अफेक्ट होती है। किसी स्पेसिफिक चिल्ड्रन को कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, कोई जीन म्यूटेशन हो रखा है, तो उसकी वजह से उस चिल्ड्रन की जो ग्रोथ होगी वो अफेक्ट हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हमारे जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे एसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए। चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है वो न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। पोस्टनेटली जितने अच्छे से चिल्ड्रन को हम फीड करते हैं उनके अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, उतनी अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हार्मोन्स। तो कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, कोर्टिसोल, ये सारे के सारे हार्मोन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोई स्पेसिफिक डिजीज या कोई इंजरी। अगर चिल्ड्रन को कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है या कोई भी स्पेसिफिक इंजरी हो गई है तो उस स्पेसिफिक इंजरी से, उस स्पेसिफिक डिजीज से भी जो ग्रोथ होती है वो अफेक्ट होती है। तो एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी अफेक्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट फैक्टर आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। मींस कि जितनी कोई फैमिली जितनी ज्यादा रिच होगी तो वो अच्छे से उतना केयर कर पाएंगे अपने चिल्ड्रन की, है ना। और अगर कोई भी चाइल्ड किसी ऐसे एरिया में रहता है जो कि एक अर्बन एरिया है, एक वेल सिविलाइज्ड एरिया है, तो वहां पर ऑफ कोर्स उसका जो एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा होगा। वो किसी रिच फैमिली में बॉर्न हुआ है तो उसकी जो फैमिली है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी केयर कर पाएगी, सारी एसेंशियल उसकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाएगी, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और वहीं पे अगर कोई चाइल्ड किसी पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ है या फिर किसी रूरल एरिया में रह रहा है तो वहां पर उसकी जो केयर है वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी और उसकी ग्रोथ ओवरऑल अफेक्ट होगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है इमोशनल फैक्टर। तो इमोशनल फैक्टर मींस कि अगर चिल्ड्रन को किसी भी तरीके की इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो उसकी वजह से भी उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। अक्सर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर जब चिल्ड्रन को फैमिली से कभी जैसे रिजेक्ट किया जाता है, जैसे कोई स्पेसिफिक फैमिली है जो अपने चाइल्ड को ऑर्फनेज में छोड़ गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, चिल्ड्रन की जो इमोशनल हेल्थ है, जो उसकी इमोशंस हैं, जो उसका इमोशनल पूरा उसका साइकोलॉजी है वो सारी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से भी ओवरऑल उसकी ग्रोथ में चेंजेस आते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के कारण भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं और उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से ओवरऑल चिल्ड्रन की फिजिकल ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट सब अफेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट फैक्टर है क्लाइमेट। तो ऐसा देखा गया है कि जो ग्रोथ होती है वो हमारी स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू समर सीजन। अब ये जो डाटा है ये रिसर्च बेस्ड डाटा है कि ऐसा नोटिस किया गया कि स्प्रिंग सीजन के अंदर जो ग्रोथ है चिल्ड्रन की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू समर सीजन। अब इसका कॉज क्या हो सकता है? इसका कॉज मेनली हो सकता है कि समर सीजन में क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में जाने लगती है। ओवरऑल जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में से वाटर का लॉस होने लग जाता है, सोडियम का लॉस होने लग जाता है, पोटेशियम का लॉस होने लग जाता है। तो इन सारे आयंस के लॉस की वजह से क्या होता है, ओवरऑल हमारे जो बाकी के मिनरल्स हैं, बाकी के जो हमारे वाइटामिन हैं, बाकी के जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक हमारे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इन सब की एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होती है। तो ओवरऑल इस वजह से समर सीजन के अंदर जो ग्रोथ होती है वो चिल्ड्रन की
काफी ज्यादा कम हो जाती है, अच्छे से हो नहीं पाती, और स्प्रिंग सीजन में ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस को, इम्पेयर्ड ग्रोथ के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अगर ग्रोथ इम्पेयर्ड होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, चिल्ड्रन के अंदर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी तो उनको डिजीज के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे। मींस अगर कोई चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाई तो एडल्टहुड में जब वो चिल्ड्रन जाएगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा डिजीजेज होंगी, बहुत सारी उसे परेशानियां होंगी, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होंगे, न्यूरल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएंगे। तो इन सब चीजों का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ग्रोथ की वजह से 3.3 से 5 बिलियन डेथ जो होती हैं वो ग्रोथ ना होने की वजह से होती है। मैटरनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 to 5 मिलियन डेथ्स। उसके अलावा इम्पेयर्ड ग्रोथ की वजह से कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ये सब भी चिल्ड्रन के अंदर कॉमन हो जाता है, इसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है बार्कर हाइपोथेसिस। तो बार्कर हाइपोथेसिस हमें ग्रोथ इम्पेयरमेंट के बारे में ही बताती है। बार्कर हाइपोथेसिस हमसे क्या कहती है, ऑल्टरनेशन इन द फीटल न्यूट्रिशन एंड एंडोक्राइन स्टेटस रिजल्ट इन डेवलपमेंटल एडेप्टेशन दैट permanently changes structure, physiology, metabolism, thereby predisposing individual to cardiovascular and metabolic endocrine diseases in adult life। तो बार्कर हाइपोथेसिस ये कहता है कि जब किसी फीटस की जो न्यूट्रिशन है, जो उसका एंडोक्राइन स्टेटस है, जो जब वो अफेक्ट होता है, किसी फीटस को स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अब स्पेसिफिक न्यूट्रिशन जब नहीं मिल पाएंगे तो वो फीटस डेवलप नहीं हो पाएगा। फीटस जब डेवलप नहीं हो पाएगा तो उसके जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जो मेनली हार्मोन से डील करता है, वो सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, और हार्मोन्स जब अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएंगे तो ओवरऑल जो सारे सिस्टम्स है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रीनल सिस्टम, ये सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे, अच्छे से फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाएंगे। और इन सब की वजह से क्या होगा, चिल्ड्रन के अंदर एक एडेप्टेशन आ जाएगी, एक स्ट्रक्चर चेंज आ जाएगा जो कि परमानेंट होगा, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स जब रिलीज नहीं हो पाएंगे, इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो सारे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होंगे तो चिल्ड्रन के अंदर एक एडेप्टेशन आ जाएगी, चिल्ड्रन की जो बॉडी है वो अपने आप को एडेप्ट कर लेगी उन कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम के साथ में। और जब वो कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी से प्रीडिस्पोज होंगे, लाइक किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर्स के जब वो कांटेक्ट में आएंगे चिल्ड्रन, तो उनके जो ऑर्गन है तो वो पहले से ही अंडर डेवलप्ड हैं, और कोई स्पेसिफिक डिजीज या कोई इन्फेक्शन या कोई इंजरी कि जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि उनकी जो बॉडी होगी वो उससे अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है, देयर बाय प्रीडिस्पोजिंग इंडिविजुअल टू कार्डियोवैस्कुलर मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिजीजेस इन एडल्ट लाइफ। क्योंकि एक तो ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए, और जब कोई डिजीज, कोई इंजरी, जब उससे वो प्रीडिस्पोज होंगे तो वो उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारी बार्कर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रोथ को। तो लॉ ऑफ ग्रोथ और इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।